सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और अगर पढ़ाई में व्यस्त नहीं हैं तो आप हो जाइए, क्योंकि अब टाइम आ गया है। कैसे ये टाइम आके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तब पढ़ाई में व्यस्त होकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी बेहतर है कि अभी हो जाओ, वरना ज़्यादा बर्डन सहने से अच्छा थोड़ा थोड़ा कवर करते चलो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमने इस चैनल पे बायो ब्रिलियंट चैनल पे ही न्यू सीरीज स्टार्ट की थी बायोलॉजी की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, द लिविंग वर्ल्ड। और सेकंड चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जैसे सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा पार्ट है। इसके बाद हम मोनेरा पूरा पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि एक सेकंड, इसको कराने से पहले मैं आपको रिवीजन ही पहले पिछली क्लास रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में प्लेस करते हैं, क्लासीफाई करते हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है बेटा, देखो, जो अर्लीस्ट नॉन साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन था वो, उसमें साइंटिस्ट का कोई रोल नहीं था, यूजेस के बेस पे उसको क्लासीफाई कर लिया था। फिर उसके बाद आया साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जिसमें साइंटिस्ट का रोल था। एरिस्टोटल ने उसको दिया था, एरिस्टोटल जी ने, सर ने, उन्होंने दिया था। ठीक है, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जो फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, बायोलॉजी के पापा जी हैं, उन्होंने इस बेस पे दिया था। प्लांट और एनिमल, उन्होंने दो डिवाइड किया, दो कैटेगरी में। ऑर्गेनिज्म को प्लांट में प्लेस किया और एनिमल की कैटेगरी में प्लेस किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो सबसे आसान तरीका था वो प्लांट और एनिमल में ही डिवाइड करना था, तो उन्होंने ऐसे किया। अब जो प्लांट था उसमें भी उन्होंने हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो एनिमल था उसमें उन्होंने एनाइमा और इनाइमा में डिवाइड किया। जो एनाइमा था उसमें एब्सेंट होता है रेड ब्लड, इनाइमा में प्रेजेंट होता है रेड ब्लड। हर्ब का मतलब होता है हरे भरे पौधे, श्रब मतलब झाड़ियाँ टाइप, और ट्रीज मतलब जिसके जो पेड़ हो बड़ा सा, इसके तना मोटे हो, इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन, वो दिया था लीनियस सर ने। उन्होंने भी बेटा प्लांट और एनिमल जो है वो सभी क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट रहेगा, ये सेम रहेगा। इसके अलावा और भी किंगडम ऐड होते चले जाएंगे, लेकिन प्लांटेई और एनिमिलिया सेम रहेंगे। तो लीनियस सर ने जब सेकंड क्लासिफिकेशन दिया, सेकंड किंगडम, इन्होंने भी प्लांट और एनिमिलिया को ही अलग अलग करके दिया इसी को, लेकिन इन्होंने और अपग्रेड कर दिया। मतलब इन्होंने बोला कि जिसमें प्रेजेंट होगा सेल वॉल और एब्सेंट होगा सेल वॉल। प्रेजेंट होगा अगर सेल वॉल तो प्लांटी होगा, अगर एब्सेंट होगा सेल वॉल तो एनिमिलिया होगा। बट उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनिज्म ऐसे प्लेस कर दिए जिसमें यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स डिफरेंस नहीं बताया, उन्होंने साथ में प्लेस कर दिए, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऐसे। और उन्होंने लाइकेन, माइकोप्लाज्मा भी प्लेस कर दिया प्लांटी में। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता, और इन्होंने बताया था कि प्लांटी की कैटेगरी में उनको रखेंगे जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और लाइकेन को भी उसमें रख दिया, जबकि लाइकेन अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो तो एसोसिएशन है फंगस और एल्गी का। इन्होंने मिस्टेक की। अब इनका जो सेकंड किंगडम जो क्लासिफिकेशन था ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, फेल हो गया, क्योंकि इसमें भी भाई हमें और ज़्यादा अपग्रेड होने की ज़रूरत थी। इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बढ़ कर दी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूगर सब कुछ एक साथ ही रख दिया। और इन्होंने जो खुद बताया था वो भी गलत साबित कर दिया, अपने आप को ही गलत प्रूफ कर दिया, माइकोप्लाज्मा को और लाइकेन में इसमें रख के। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। थर्ड किंगडम, फोर्थ किंगडम आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ आता है। थर्ड में प्रोटिस्टा फाइंड करते हैं, और फोर्थ में जो होता है मोनेरा फाइंड किया जाता है, जबकि मोनेरा पहले पढ़ा जाता है, प्रोटिस्टा बाद में। ठीक है, अब आता है फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। इन्होंने जो गलतियाँ लीनियस सर ने की थी वो इन्होंने सही कर दी। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को अलग अलग प्लेस किया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को अलग अलग, इन्होंने डिफरेंसेस बता दिए। ठीक है बेटा, आई होप आपको पिछली क्लास का समझ आ गया होगा, इतना ही बताया था मैंने। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इन 5 कैटेगरी को बनाया था। अब जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने कौन सा किंगडम न्यू फाइंड किया था? फंजाई ऐसा था, क्योंकि प्लांट और एनिमल तो पहले से ही सेकंड किंगडम में ही फाइंड हो गया था। और उसके बाद बचा प्रोटिस्टा, मोनेरा, वो थर्ड और फोर्थ में हो गया था। और फिफ्थ बचा फंजाई, वो किया था आर.एच. विटेकर ने।
आई होप आपको प्रीवियस क्लास का सब कुछ समझ आ गया होगा। बेटा ये इसलिए मैंने बताया, भले ही आपके 10 मिनट लग गए होंगे फालतू, लेकिन अगर मैंने ये नहीं बताया होता तो आपको रिवीजन नहीं होती आपकी इतने अच्छे से। मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 6th किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको बोला जाता है 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें मोनेरा डिवाइड किया गया था। जो मोनेरा था ना, उसको डिवाइड किया गया था 2 पार्ट में। अभी तक तो हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सबको अलग अलग डिवाइड कर रहे थे, अलग अलग कैटेगरी बना दी थी। बट इसमें क्या हुआ, मोनेरा को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसकी भी 2 कैटेगरीज बना दी, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया था उसको आर्की बोला गया, यू बैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया बोला गया, और बाकी जितने भी यूकैरियोट्स बचे, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, एनिमिलिया, ये सब बचे ना, उनको यूकैरियोट्स में रख दिया गया, यूकैरिया बोला गया। ये आर्की, यूकैरिया और यूबैक्टीरिया, इसको 3 डोमेन सिस्टम बोला गया। और ये क्लासिफिकेशन न्यू था, तो इस वजह से इसको 6th किंगडम क्लासिफिकेशन बोला गया। इसको इस बेस पे दिया था, इसको दिया था कार्ल वोज ने, कार्ल वोज सर ने। इतना एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा लूँ, समझ लो, ठीक है, याद रखना, क्योंकि आगे काम आएंगे। ठीक है बेटा, इसको कार्ल वोज सर ने दिया था। उन्होंने इस बेस पे दिया, उन्होंने देखा कि जो 16 SRRNA था वो दोनों में अलग था, चेंज था, उसमें डिफरेंसेस थे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में सॉरी, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में 16 SRRNA डिफरेंट था। इस बेस पे उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि आर्की बैक्टीरिया अलग हो गया, यू बैक्टीरिया अलग हो गया। अब ये हो गया कंप्लीट। अब बेटा ये जो क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनास है और ये अमीबा पैरामीशियम है, इनको 2nd किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसे रखा गया था। इन दोनों को तो प्लांटिंग में रखा था, इन दोनों को एनिमिलिया में रख दिया था। ठीक है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में इसको प्लांटिंग में रखा इन दोनों को, और इन दोनों को एनिमिलिया में रखा। लेकिन आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, ये चारों प्रोटिस्टा में हैं। प्रोटिस्टा में क्यों है, क्योंकि बेटा जो ये क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास और ये अमीबा पैरामीशियम है, ये चारों यूकैरियोट्स हैं एंड यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स हैं। तो ये प्रोटिस्टा हुआ, आपको समझ जाना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने वो टेबल रिवाइज कराया था, मतलब लर्न कराया था। तो जो यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर थे वो प्रोटिस्टा में थे। अगर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होता तब यहाँ पे मोनेरा आता, लेकिन यूकैरियोट्स है और यूनिसेलुलर है तो यहाँ पे प्रोटिस्टा है। ठीक है, याद रखना इतनी चीज़ें। तो इन चारों को इस टाइम पे साथ में प्लेस कर रखा है प्रोटिस्टा के किंगडम में। पहले था ये दोनों प्लांटिंग में, ये दोनों एनिमिलिया में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैं दूसरी स्लाइड ले आती हूँ, अब हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा। आपको मैंने रिवाइज़ करा दिया प्रीवियस क्लास, और ये वाला टॉपिक भी कवर करा दिया। अब हम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, और वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, इसमें क्या होता है, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था, जब टेबल लर्न करवाई थी बताया था ना, याद होगा। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया होते हैं। देखो, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोनेरा किंगडम में ज़्यादातर बैक्टीरियाज ही होते हैं। बैक्टीरिया ही इस इलाके का डॉन है बेटा। इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं, इतनी सारी जगह पे पाया जाता है। इस पूरे रूम में पता नहीं कितनी सारी बैक्टीरिया होंगे। यहाँ पे इस पेन पे, मार्कर पे पता नहीं कितने बैक्टीरियाज होंगे। मेरी स्किन पे कितनी सारी बैक्टीरियाज होंगी। यहाँ तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी बैक्टीरिया होती हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में। इतने सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहाँ पे लाइफ नहीं भी होती है, जहाँ आपको नहीं पता होगा कि वहाँ ज़िंदगी होती भी है या नहीं, वहाँ जिया जा सकता है या नहीं, वहाँ पे भी बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। अगर आप सॉइल एक मुट्ठी भर के उठाएंगे, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। इतने बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स किंगडम मोनेरा। ठीक है, अब बेटा ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ये हर जगह पाए जाते हैं, बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। जैसे कि इस पूरे रूम में, इस मार्कर पे, हमारी स्किन पे, एलिमेंट्री कैनाल में हमारे, और फिर जहाँ लाइफ नहीं होती वहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, कुड बी एक्सट्रीमोफिल्स। ये एक्सट्रीमोफिल्स मीन्स कि जहाँ पे भाई आपको मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। लाइफ नहीं है, अभी मैंने आपको बताया, अगर लाइफ नहीं है वहाँ पे हम रह ही नहीं सकते, बट बैक्टीरिया वहाँ रहते हैं।
आपको पता नहीं होगा इस टेबल पे इतने बैक्टीरिया, इस पूरे बोर्ड पे इतने बैक्टीरियाज होंगे कि बस काउंट नहीं किया जाता, इतने छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, आपको दिख नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ कुड बी एक्सट्रीमोफिल्स। ये जो होते हैं ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं वैसे, ठीक है, एक्सट्रीमोफिल्स आर्की बैक्टीरिया। ऐसे कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में जो रहते हैं वो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं। देखो बेटा, अब इसके भी 4 शेप्स होते हैं, कोकाई, बेसिली, स्पिरिल्ला, विब्रियो। ये मैंने जो लिखा है ये प्लूरल फॉर्म है, बट सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं। एनसीईआरटी में प्लूरल सिंगुलर दोनों दिए हुए हैं, तो आप पढ़ लेना। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है, कोकाई, बेसिलाई, स्पिरिल्ला, विब्रियो। अब जो कोकाई होता है वो राउंड शेप का होता है, ठीक है, राउंड शेप होता है। और जो बेसिलाई होता है ये रोड शेप होता है, इसकी शेप्स दी हुई हैं ये, ठीक है। अब जो स्पिरिल्ला होती है ये स्प्रिंग शेप की होती है, स्प्रिंग मतलब पता है ना, ये स्पिरिल्ला स्प्रिंग शेप की होती है। जो विब्रियो है वो कोमा शेप की होती है, ऐसे करके दिख रहा होगा ना आपको, क्लियर। ठीक है, तो बेटा जो कोकाई होता है वो स्फेरिकल या राउंड शेप का होता है, बेसिलाई जो होता है वो रोड शेप का होता है, जो स्पिरिल्ला होती है वो स्प्रिंग शेप की, स्पाइरल शेप की होती है, जो विब्रियो होती है वो कोमा शेप की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको आप एज इट इज़ लर्न भी कर लेना, आपको ये याद होना चाहिए एज इट इज़। ये लाइन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको याद रखें। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स आर सिंपल बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। अब इसका मतलब क्या है बेटा, अब आप सोचोगे मैम इसका मतलब क्या है, इतना कुछ इतना बड़ा लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स आर सिंपल बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। जो बैक्टीरिया बहुत चुन्नू से छोटे से होते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल हुआ, बट इसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ये जीवित रह सकते हैं, जहाँ पे लाइफ नहीं होगी वहाँ पे भी, मैंने अभी आपको बताया ना। तो इस वजह से बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपलेस्ट होता है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। अब है बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने जो टेबल बनवाई थी वहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया का, मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ज़्यादातर बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं ना मोनेरा में, तो बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी। मतलब कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा था, देखो उसमें ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स दोनों पाए जाते थे। ऑटोट्रॉप्स में भी उसमें कीमोफोटो दोनों मिल रहे थे, और हेटरोट्रॉप्स में भी सेपरोपेरा। बैक्टीरिया बोलता है मैं तो सब में मतलब एडजस्ट कर सकता हूँ, मेरे में सब सारी चीज़ें मिल सकती हैं न्यूट्रिशन पे, मेरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे चल सकता है, ऑटोट्रॉप से भी हेटरोट्रॉप से। तो बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसी में था। ठीक है, इसके बाद आता है आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्यों है आर्की बैक्टीरिया, इसे इसीलिए कहा जाता है ना कि इसके पास जो सेल वॉल होती है वो अलग स्पेशल सेल वॉल होती है, बाकी बैक्टीरिया से स्पेशल होती है। ठीक है बेटा, प्रेजेंट स्पेशल सेल वॉल, आर्की बैक्टीरिया में स्पेशल सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत ठोस होते हैं। अब ये भी होते हैं हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस। अब हेलोफिल्स किसे बोला जाता है, हेलोफिल्स उन आर्की बैक्टीरियाज को बोला जाता है जो सोल्टी एरियाज में मिलते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स उन आर्की बैक्टीरिया को बोला जाता है जिसमें टेम्परेचर हाई होता है। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हाई होता है इसमें। और एसिडिटी में भी मिलता है, एसिडिटी मतलब जहाँ पे पीएच लेस होता है। ठीक है, ऐसे एरिया में थर्मोएसिडोफिल्स मिलते हैं। सॉल्टी एरियाज़ में जहाँ पे बहुत सारे सॉल्टी एरियाज़ होंगे वहाँ पे हेलोफिल्स मिलते हैं, और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ थर्मोएसिडोफिल्स हो, मतलब एसिडिटी प्रेजेंट होगी, पीएच लेस होगा, वहाँ थर्मोएसिडोफिल्स होंगे। और मिथेनोजेंस ये होते हैं बेटा, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, बायोगैस वगैरह ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मिथेनोजेंस जो होते हैं ये बहुत मार्शी एरिया का मतलब होता है जैसे दलदल टाइप का, बहुत कीचड़ टाइप का होता है ना, जिस ज़मीन में पैर रखो, जैसे मिट्टी होता है, पानी मिट्टी दलदली टाइप का, उसमें आप पैर रखोगे वो अंदर चला जाएगा, तो मार्शी एरिया, ऐसे एरिया में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। एंड गट ऑफ रूमिनेंट में भी पाए जाते हैं। गट ऑफ रूमिनेंट ये होता है गाय भैंस के पेट का ही एक चैम्बर होता है जिसको रूमेन बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये गट ऑफ रूमिनेंट में मिलते हैं।
बेसिकली रूमिनेंट उन्हें बोला जाता है जो हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स को बोला जाता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आर्कीबैक्टीरिया ख़त्म हो चुका है, अब हमारा यू बैक्टीरिया बचा है। मोनेरा का हाफ तो ख़त्म हो गया है, बस अब यू बैक्टीरिया बचा है। एक बार ये दोबारा से समझा देती हूँ। जो किंगडम मोनेरा था, इसमें बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, ये सोल मेंबर होता है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, कहीं भी देख लो आप, हर जगह मिलेंगे। कुड बी एक्सट्रीमोफिल्स, मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरियाज को आर्कीबैक्टीरिया बोला जाता है। इसके 4 शेप होते हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पिरिला, विब्रियो। जो कोकाई होता है वो राउंड स्पेरिकल शेप होता है, और बेसिलाई जो होता है रोड शेप होता है, स्पिरिला जो होता है स्प्रिंग स्पाइरल शेप होता है, विब्रियो कोमा शेप होता है। ये प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आप पढ़ लेना। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स आर सिंपल बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटे से होते हैं, बट उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया हैव मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, क्योंकि इनके पास ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में भी कीमो फोटो दोनों मिल सकते हैं, और हेटरोट्रॉप्स में भी सेपरो एंड पैराट दोनों मिल सकते हैं। तो इनकी जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है मोस्ट एक्सटेंसिव है। उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया में भी 3 टाइप के हैं, और आर्कीबैक्टीरिया में स्पेशल सेल वॉल मिलती है, ठीक है बेटा। एक स्पेशल सेल वॉल मिलती है, हार्ड टाइप के होते हैं। एक होता है हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस, ये आर्कीबैक्टीरिया है। जो हेलोफिल्स होता है वो सॉल्टी एरिया में पाया जाएगा। जो थर्मोएसिडोफिल्स होता है वो ऐसे एरिया में पाया जाएगा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और एसिडिटी होगी, लेस पीएच होगा, वहाँ पे थर्मोएसिडोफिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड मिथेनोजेंस मार्ची एरिया में पाया जाता है, दलदली इलाके में, एंड गट ऑफ रूमिनेंट, ठीक है बेटा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आर्कीबैक्टीरिया तक मतलब मोनेरा का अब आर्कीबैक्टीरिया तक ख़त्म हो चुका है, अब यू बैक्टीरिया बचा है। बेटा जब आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट करके ही जाना, बहुत मेहनत लगती है। रात के 1 बजने वाले, इस टाइम में लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ आपको प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया तक ख़त्म हो गया, यू बैक्टीरिया करा देती हूँ। ओके बेटा, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। प्रीवियस चैप्टर भी मैंने, प्रीवियस लेक्चर जो प्रीवियस पार्ट था वो भी मैंने इसमें रिवाइज़ कराया, उसके बाद आगे का टॉपिक कंटिन्यू कराया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बेटा देखो, जो यू बैक्टीरिया होती है ना, इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है, और कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिला इफ मोटाइल। इसका मतलब है कि अगर बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला है तो इसका मतलब वो मोटाइल है, मतलब अगर मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होगा, और अगर नहीं है फ्लैजिला तो इसका मतलब वो मोटाइल नहीं है। इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसकी जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है वो मोस्ट एक्सटेंसिव होती है। मैंने आपको बताया था ना, इसके पास हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दोनों पाए जाते हैं, तो इसकी जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। और जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है ना, जो हम बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया ही होता है, आर्कीबैक्टीरिया नहीं होता है। मतलब जो हमारे स्किन पे, इस टेबल पे, इस रूम में, इस मार्कर पे जो पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, वो यू बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है बेटा। अब आते हैं हेटरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्या होता है? हेटरोट्रॉप्स में मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब कि जो ज़्यादातर बैक्टीरियाज होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स ही होते हैं इन नेचर, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, कि ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, दूध से दही बनाया जाता है ना, लैक्टिक एसिड से दूध से दही बनाया जाता है, तो उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैसिलस। बैसिलस है तो इसका मतलब वो रोड शेप है, तो लैक्टिक एसिड बैसिलस से दूध से दही बनाया जाता है। और ये एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिक्स N2 इन लेग्यूम्स, ये लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। मैम ये क्या होता है? बेटा ये होता है लेग्यूम्स, मतलब होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। आपने सुना होगा ना, जैसे कि चने, बीन्स और मटर, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर आते हैं। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है ना, उस प्लांट्स का जो रूट होता है, उस रूट में छोटी छोटी गांठ टाइप की नोड्स पाई जाती है, तो उसी नोड्यूल में ये रह के उन प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उसके बदले में खुद खाना लेते हैं, उनसे इनको खाना मिलता है। क्योंकि अब ये उनके लिए फ्री में तो काम करेंगे नहीं, कोई भी फ्री में काम करता है कोई नहीं ना, तो ये उनके
नोड्यूल्स में प्रेजेंट होकर इनके लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और खुद खाना लेते हैं, क्योंकि ये अपने आप तो बना ही नहीं सकते। तो फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। अब बेटा देखो, ये 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डीकम्पोजर, एक होता है पैरासाइट्स। मैम डीकम्पोजर क्या होता है? डीकम्पोजर्स होते हैं ये जो सड़े गले मैटर्स, जैसे कि मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी उसकी डेथ हो गई तो उसको ये डिकम्पोज करते हैं, इसको बोला जाता है डीकम्पोजर्स। और होता है पैरासाइट्स। मैम पैरासाइट क्या होता है? पैरासिटिक बैक्टीरिया आपने सुना है ना, मतलब ये डिसीज़ कॉज करते हैं, डिसीज़ कॉज भी करते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, सारे सिर्फ फ़ायदे ही नहीं देते, नुकसान भी होते हैं, तो ये हार्मफुल भी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ये डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, टिटनस, सिट्रस कैंकर। मैम अब हम इसको याद कैसे करें? टीसी। आप पूछ रहे हो आप टीसी क्या है? टीसी है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपको स्कूल में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है ना, जब आपको स्कूल से निकलना होता है तब आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला जाता है। अब अगर आपको डिसीज़ हुई तो आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए, तो आपको घर से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिल जाएगा हॉस्पिटल का। तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से याद करना है, अगर डिसीज़ हुई तो टाइफाइड, कोलेरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ठीक है बेटा, हेटेरोट्रॉप्स कंप्लीट। अब आते हैं ऑटोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। इसमें भी फोटोसिंथेटिक होता है और कीमोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक का कॉमन एग्जांपल है ना, वो BGA है। BGA कॉमन एग्जांपल है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमन एग्जांपल है। इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और ये फिलामेंटस हो सकता है। टेरेस्ट्रियल, कॉलोनियल, एक्वेटिक। फिलामेंटस मतलब ऐसे भी हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब ये कॉलोनी भी बना सकते हैं, ऐसे टाइप का भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड पे भी पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक पानी में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, एंड सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ। ये जो फिलामेंटस है ना, ये फिलामेंटस इस पे ऐसे सराउंडेड होता है जेलेटिनियस शीथ, इसी को बोला जाता है जेलेटिनियस शीथ। ठीक है बेटा, एंड फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, मतलब ये ब्लूम भी फॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जो कहीं देखा होगा ना, पानी के ऊपर ये फैल जाते हैं एकदम से। आपने काई वर्ड सुना है? काई ग्रीन कलर की होती है, तो ये पानी पे ग्रीन एकदम ऐसे फैल जाते हैं, पूरा उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ये चिपचिपा सा होता है, ठीक है, उसको काई बोला जाता है। तो ये फैल जाते हैं ऐसे पूरे वाटर पर, तो यही होता है फॉर्म ब्लूम, उसको ब्लूम बोला जाता है। ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज्ड सेल कोल्ड। अभी बेटा पता है क्या होते हैं? ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। देखो बेटा, इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये प्लांट्स के साथ नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसके साथ मिलके, बट ये प्लांट्स के साथ मिलके नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट होता है, वो इनको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, उसी के अंदर नाइट्रोजन फिक्स होता है। आपको जैसे ये एग्जाम्पल दिखाया है NCERT में, यहाँ पे देखो आप, ये नोस्टॉक का डायग्राम है, यहाँ पे ये दिया हुआ है हेटेरोसिस्ट सेल, इसी में नाइट्रोजन फिक्स होता है। अब ये हेटेरोसिस्ट सेल क्या करता है, ये देखो आप यहाँ पे ना ऐसे मोटी कवरिंग बना लेता है ये, जिससे कि ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता। क्यों ऑक्सीजन को इसलिए अंदर नहीं आने देता? क्योंकि अगर ऑक्सीजन अंदर आया तो नाइट्रोजन फिक्स करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए मोटी कवरिंग बना लेता है परत टाइप का, ताकि ऑक्सीजन अंदर ना आए। ऑक्सीजन अंदर नहीं आता तो नाइट्रोजन फिक्स करना इसके लिए बहुत आसान हो जाता है, और ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। कौन सा सेल करता है? हेटेरोसिस्ट सेल करता है, और इसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक एनाबिना। याद हो जाएगा आपको, इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल गया। ये प्लांट्स के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्स करता है, बट ये प्लांट्स के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता। कीमोसिंथेटिक क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी ऑफ देयर ATP प्रोडक्शन। देखो बेटा, जो इस डीकम्पोज़र और कीमोसिंथेटिक में क्या फ़र्क है? जो डीकम्पोज़र था ना, ये ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक की तरफ जा रहा था, मतलब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होके तब बना रहा था खाना, बट ये ऐसा नहीं कर रहा था, ये
ये इनऑर्गेनिक से और उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दे रहा था। कीमोसिंथेटिक जो होता है ये क्या करता है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उससे ऑक्सीडाइज करके अपने लिए एटीपी डिराइव कर लेता है, जिसकी हेल्प से खाना बनाता है। मतलब कि जब ये उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, अब हम किसी भी इनऑर्गेनिक से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है जिससे कि एटीपी प्रोडक्शन होता है, उसकी हेल्प से ये खाना बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया भी कह सकते हो। इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं और आयरन बैक्टीरिया भी होते हैं। देखो मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ पूरी स्लाइड। ये ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, जो हमारे नॉर्मल स्किन्स और मतलब जो नॉर्मली हमारे स्किन स्टेबल मार्कर इन पूरे रूम में पाए जाते हैं। ज़्यादा तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो यू बैक्टीरिया ही होते हैं। अगर मैं सिर्फ बैक्टीरिया बोलूँ तो इसका मतलब यू बैक्टीरिया हुआ, ठीक है। के पास फ्लैजिला होगा, वो मोटाइल है। अगर मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होगा, अगर नहीं है तो वो फ्लैजिला उसके पास नहीं होगा। इसकी मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी होती है, इसकी डाइवर्सिटी मोस्ट एक्सटेंसिव होती है। ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, इसके पास सभी प्रकार के न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी पाई जाती है। जो हेटरोट्रॉप्स होता है ये मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होता है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब इसका ह्यूमन अफेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा, ह्यूमन से ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। जैसे कि ये दूध से दही कन्वर्ट कर देता है, जिसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड से ही दूध से दही कन्वर्ट किया जाता है। लैक्टिक एसिड बैसिलस, बैसिलस है, इसका मतलब वो रोड शेप होता है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स भी बना देते हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेग्यूम्स में। लेग्यूम्स होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे बीन, मटर। तो उसकी जो जड़ होती है प्लांट की, उस जड़ में नोड्स पाए जाते हैं, उसी नोड्स में ये रह के नाइट्रोजन फिक्स करते हैं प्लांट के लिए और अपने लिए खाना उसकी हेल्प से ले लेते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, डीकम्पोजर, पैरासाइट। जो डीकम्पोजर होता है ये सड़े गले के ऊपर मैटर्स पे, मतलब जैसे कि जिस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है उस ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं। और ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट मतलब ये कॉज भी करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं, टाइफाइड, कोलेरा, टिटनस, सिट्रस कैंकर। मैंने आपको बताया अगर आपको डिसीज़ होगा तो आप घर से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेंगे हॉस्पिटल तक का, तो इससे याद कर लो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से, टाइफाइड, कोलेरा, टेटनस, सिट्रस कैंसर। उसके बाद ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में भी फोटोसिंथेटिक होता है, कीमोसिंथेटिक होता है। जो फोटोसिंथेटिक होता है, कॉमन एग्जांपल इसका होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये एक्वेटिक भी हो सकता है। कॉलोनियल, टेरेस्ट्रियल, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस होते हैं ये, ठीक है बेटा। यूनिसेलुलर मतलब ये यूनिसेलुलर होता है। फिलामेंटस ये फिलामेंटस टाइप का होता है। टेरेस्ट्रियल ये लैंड पे भी पाया जाता है। कॉलोनियल ऐसे बने होते हैं। और एक्वेटिक ये पानी में भी मिल सकते हैं। सराउंडेड बाय जेलेटिनियस सीथ, मतलब ये जो फिलामेंटस इसके ऊपर ऐसे जेलेटिनियस सीथ होता है, इसमें भी होता है, ठीक है। ये फॉर्म करते हैं ब्लूम। ब्लूम उसे बोला जाता है, मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये वाटर पे ब्लूम फॉर्म करती है, काई टाइप, जिसे काई बोला जाता है। पूरे वाटर पे अपना ही कब्जा कर लेती है, वहाँ पे काई बना देती है जो चिपचिपा सा होता है, ठीक है। उसके बाद कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटरोसिस्ट। ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, बट इसमें और इसमें फ़र्क होता है। ये प्लांट्स के साथ मिलके करता है, ये फ्रीली करता है, प्लांट्स के साथ नहीं मिलता, ठीक है। इसके पास क्या होता है, आपको एनसीईआरटी में नोस्टॉक का एग्जांपल दिया हुआ है डायग्राम बना के। उसमें हेटरोसिस्ट सेल है और जो हेटरोसिस्ट सेल होता है वो क्या करता है, अपने बाहर एक बाउंड्री बना लेता है, मोटी परत। उसकी हेल्प से ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन अंदर नहीं आता। अगर ऑक्सीजन अंदर आया तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाएगा। ये ऑक्सीजन अंदर नहीं आता, जिस वजह से ये नाइट्रोजन फिक्स कर लेता है। और कौन सा सेल करता है, हेटरोसिस्ट करता है। इसके पास स्पेशल सेल होता है जिसका नाम होता है हेटरोसिस्ट, इसी की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्स होता है। इसका एग्जांपल है नोस्टॉक, एनाबीना। अब आता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें क्या होता है, इसके पास जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके उससे एटीपी का प्रोडक्शन कराता है, जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है तो एटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है। उसकी हेल्प से ये खाना बनाते हैं, अपना खाना लेते हैं। और ये क्या होता है, इसका एग्जांपल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक का एग्जांपल है। आयरन बैक्टीरिया भी हो सकता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हमारा छोटा सा पार्ट बचा है रिप्रोडक्शन का, बैक्टीरिया का, और माइकोप्लाज्मा बचा है बस। उसके बाद हमारा किंगडम मोनेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको मैं रफ कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ फिर आके। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके 3 तरीके होते हैं, एक फेवरेबल कंडीशन, एक अनफेवरेबल कंडीशन एंड कंजुगेशन। जो फेवरेबल कंडीशन होता है इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब ऐसे करके टूटता है, वो 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब 1 से 2 कन्वर्ट होता है।
1 से 2 बनता है, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन तो नॉर्मल होती है जिसमें ये रिप्रोड्यूस कर सकते हो, उसमें बाइनरी फिजन होता है। बट जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है जिसमें ये नहीं कर सकते, उसमें क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसके ऊपर ना ऐसी एक परत टाइप की बन जाती है, लेयर टाइप की, जो कि जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये टूट जाता है, ये, ठीक है। अब होता है कंजुगेशन। मैम ये कंजुगेशन क्या होता है? बेटा कंजुगेशन होता है, इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। इसमें डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि जैसे कि इसमें ना ये प्रेजेंट होता है पिलाई, ये पिलाई की हेल्प से ईजिली, मतलब ये जो ट्यूब प्रेजेंट होती है, पिलाई की हेल्प से ईजिली डीएनए का ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है कंजुगेशन। इसमें 3 तरीके से होता है रिप्रोडक्शन। अब आता है माइकोप्लाज्मा, इसको याद रखना, इसके ना एज इट इज़ क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सब कुछ है, आपको सब साथ के साथ लर्न हो रहा होगा। आई होप मैंने इतने अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको याद हो गया होगा। अगर आपने लेक्चर भी देख लिया तो भी, 1 से 2 बार लेक्चर भी देख लो ना तो भी आपको समझ आएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो माइकोप्लाज्मा, इसमें क्या होता है, सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल वॉल होती है, ये सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये जीवित रह सकती है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, मतलब प्लांट्स है एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं। ओके बेटा, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया ना, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए, बार बार उसको रिपीट करके समझा देती हूँ, एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद दोबारा उसका रिकैप कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए क्लास में ही। तो आई होप आपको याद हो गया। और बेटा आप नोट्स खुद बनाएं, आप क्लास देखें, सही ध्यान से देखें ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। उसके बाद आप नोट्स अपने आप बनाएं, जितनी चीज़ें आपको याद हो, और ना हो तो एनसीईआरटी खोलो, उसके बाद आपको जो याद हो वो भी लिखो, एनसीईआरटी भी पढ़ते रहो साथ के साथ। ऐसे करोगे ना तो आपको पूरी एनसीईआरटी याद हो जाएगी। बायो 360 मार्क्स की आती है नीट में, आप बहुत ईजिली कवर कर ले जाओगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेती हूँ वही बता देती हूँ। जो माइकोप्लाज्मा है इसका एग्जाम्पल होता है, कॉमन एग्जाम्पल पीपीएलओ, जो आपने सुना होगा, पीपीएलओ इसका एग्जाम्पल है, माइकोप्लाज्मा का कॉमन एग्जाम्पल। और एक और चीज़ मैंने आपको जो बताया था, हेटरोट्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूम्स में, उसका एग्जाम्पल उस राइजोबियम है, उसका एक एग्जाम्पल राइजोबियम है। मोनेरा अब हमारा ख़त्म होता है, अब प्रोटिस्टा स्टार्ट होगा, अगली क्लास में प्रोटिस्टा करेंगे हम। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। और हाँ बेटा, आपको अगर लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत के लिए लाइक कर दिया करो। ये कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बहुत आसानी से लिख लेंगे, वाइट बोर्ड है, इस पर बहुत मेहनत लगती है लिखने विखने में, मतलब बार बार रफ करो फिर लिखो। तो इस वजह से आप लाइक तो कर ही सकते हो ना, एक सपोर्ट कर सकते हो थोड़ा सा, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।